जी, नमस्कार। मैं एमज़िली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने स्काईलाइट नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में कुछ हम कैंसर के बारे में बात करेंगे कि कैंसर के कॉज़ेटिव फैक्टर्स क्या होते हैं, किस चीज़ के कैंसर को क्या बोलते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इस चीज़ का पूरा बेनिफिट मिल सके। आगे बात समझ में ऑन्कोलॉजी एक छोटा-मोटा टॉपिक नहीं है एमएसएन का। ऑन्कोलॉजी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चंस इस टॉपिक से हमेशा पूछे जाएँगे और वो मैं आपको बताऊँगा कहाँ-कहाँ से पूछे जाते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम बातें यहाँ पे करने वाले हैं। आज एक पहली हेडिंग डालेंगे ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे कि ईटियोलॉजी क्या है? कैंसर किस-किस वजह से हो सकता है? क्या उसका एग्ज़ैक्ट कॉज़ है? क्या उसके रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? उन सब के बारे में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? सबसे पहली हेडिंग डालेंगे ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी का मतलब आप सभी को पता है, ईटियोलॉजी का मतलब होता है कॉज़ेटिव फैक्टर्स या कारण, कि वो किस कारण की वजह से हो रहा है, उस चीज़ के बारे में देखना और समझना। आगे बात समझ में सबसे पहली चीज़, ईटियोलॉजी की मैं आपसे बात करूँ तो आज तक की इस कहानी में जब मैं आज आपसे लेक्चर ले रहा हूँ, तो आज तक की इस कहानी में, आज तक की हमारी रिसर्च के अंदर एग्ज़ैक्ट जो कॉज़ होता है कैंसर का, वो अननोन है। एग्ज़ैक्ट कॉज़ क्या है बच्चों? अननोन है। क्या है? अननोन है, उसका कोई भी पता नहीं लगा पाया है कि कैंसर किस वजह से हो रहा है। बस इसके रिस्क फैक्टर्स बहुत सारे हैं, कुछ वायरसेस हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ केमिकल हैं, ठीक है? उन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली लाइन लिखेंगे इसके अंदर कि कैंसर etiology या एग्जैक्ट कॉज ऑफ कैंसर इज अननोन। क्या है बच्चों कि सर एग्जैक्ट जो कॉज होता है वो क्या है? अननोन है, कोई नहीं जानता। आगे बात समझ में, बट some risk factors but some risk factors increase the chances of कैंसर, कि कैंसर के चांसेस को बढ़ाने का काम करते हैं कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? अब दो तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल रिस्क फैक्टर्स जिसको हम क्या बोलते हैं? एंडोजीनस। जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एंडोजीनस। एक तरह का होता है जो बाहरी होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रिस्क फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? उसको हम एक्सटर्नल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। सबसे पहली लाइन लिखेंगे इसके अंदर, दो तरह के होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, कैसे-कैसे होते हैं? कि सर एक होता है एंडोजीनस या फिर हम इसको बोल सकते हैं इंटरनल। जो हमारे अंदर की चीज़ों के कारण होते हैं, जो हमारी बॉडी से रिलेटेड होते हैं, उन चीज़ों को बोलते हैं एंडोजीनस रिस्क फैक्टर्स। और एक होता है एक्सोजीनस। एक्सोजीनस का मतलब होता है एक्सटर्नल रिस्क फैक्टर्स। आगे मेरी बात समझ में, तो कुछ ऐसे प्रकार के रिस्ट्रक्टर्स होते हैं जो कुछ अंदर के होते हैं, कुछ बाहर के होते हैं। वो कौन-कौन से होते हैं? सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे एंडोजीनस की सबसे पहले बात करता हूँ, तो हमारा रिस्ट्रक्टर्स होता है नंबर फर्स्ट एज। एज जो होती है बच्चों, एज की मैं अगर आपसे बात करूँ तो 2 तरह की एज होती है। एक तो होती है ओल्डर एज होती है और एक होती है यंगर एज। एक होती है यंग एज होती है, एक तो होती है यंगर एज होती है और एक होती है ओल्डर एज होती है। अगर मैं आपसे ओल्डर एज की बात करता हूँ, तो ओल्डर एज का मतलब क्या होता है कि मोर देन 50 इयर्स, मोर देन 50 इयर्स। एक तो ये वाले जो बंदे होते हैं, जो मेल पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मतलब कि प्रोस्टेट कैंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है इन द ओल्ड एज। कभी भी यंग एज के अंदर प्रोस्टेट कैंसर की कहानी नहीं मिलेगी। कोई इक्का-दुक्का कहानी मिल सकती है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस आते हैं, वो ओल्डर एज के अंदर कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं मेरे प्यारे लाल-लालियों? कहाँ से आते हैं? कि सर ओल्डर एज से आते हैं।
आगे बात समझ में, मोर देन 50 इयर्स एज इज द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स किसका, प्रोस्टेट कैंसर का। तो यहाँ पे लिख देंगे कैसे कि सर कौन से कैंसर के लिए, कि सर प्रोस्टेट कैंसर के लिए। आगे बात समझ में, और जो यंगर एज के अंदर आपको देखने को मिलेगा वो सार्कोमा वाला देखने को मिलेगा। मैंने आपको कल बताया था कि कार्सिनोमा क्या होता है, सार्कोमा क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कल की अगर क्लास किसी ने जाके नहीं ली है तो जाके प्लीज लें, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्मिनोलॉजीज पूरी मैंने आपको बताई है वहां पे, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होती है वो। आगे बात समझ में, मैंने आपको बताया कि सर यंगर एज के अंदर क्या देखने को मिलता है, कि यंगर एज के अंदर सबसे ज्यादा कार्सिनोमा कौन सा देखने को मिल सकता है, आपको सार्कोमा देखने को मिलता है। कैंसर कौन से टाइप का मिलता है, सार्कोमा देखने को मिलता है। सार्कोमा का मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यूज के द्वारा होने वाला कैंसर क्या कहलाता है, सार्कोमा कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यंगर एज के अंदर सार्कोमा वाला जो कैंसर होता है वो ज्यादा मिलता है। आगे बात समझ में, क्या मेरी बात क्लियर हो गई आप सभी को? चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की। सबसे पहली हमने एज के बारे में बात करी, दूसरी हम करते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटरी का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हेरिडिटरी का मतलब क्या है? हेरिडिटरी का मतलब होता है कि अपने माता पिता से आनुवंशिकी, अपने पेरेंट्स से मिलना। कि कैंसर का अगर किसी सपोज दैट किसी पेशेंट को कैंसर है और उसके बच्चे के अंदर वो कैंसर चला जाना, उसको कहते हैं हेरिडिटरी। आगे बात समझ में, क्या मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। अब हम रेस की बात करते हैं। रेस की मतलब क्या होता है? रेस का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं कि जो हमारे अफ्रीकन लोग होते हैं, जो हमारे अफ्रीकन लोग होते हैं उनके अंदर क्या देखने को मिलता है बच्चों, कि सर लिवर कैंसर की सबसे ज्यादा शिकायत होती है। कि लीवर का जो कैंसर देखने को मिलता है वो अफ्रीकन लोगों के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिल जाता है। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं कि सर यूरोपियन जो कंट्रीज होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं एशियन जो कंट्रीज होती हैं, एशियंस के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, कि सर लंग्स का कैंसर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। आगे बात समझ में, मतलब कि अलग अलग जाति के लोगों के अंदर अलग अलग प्रकार का कैंसर जो होता है वो मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। आगे बात समझ में, यहाँ पे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, लोड लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए। क्वेश्चन जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी हमें थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। एमएसएन है, यहाँ से डब्बा गोल होने में सिर्फ 2 सेकेंड लगती है। आगे बात समझ में, तो आपको क्या करना है, इसको सीरियसली लेना है, हल्के में नहीं लेना है। एशियन लोगों के अंदर मैंने आपको बताया। मैं अगर आपसे बात कराऊं, जो जापान के लोग होते हैं ना, जापानीज जो लोग होते हैं उनके अंदर आपको स्टमक का कैंसर देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा देखने को क्या मिलता है, कि सर स्टमक का कैंसर उनके अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिल जाता है। आगे बात समझ में, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर जेंडर क्या हेल्प करता है, जेंडर क्या हेल्प करता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर मेल जो जेंडर होता है और एक होती है फीमेल, फीमेल के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कि सर ईस्ट्रोजन पाया जाता है। अगर आपने ओबीजी की क्लासेस ली हैं तो आपको हैंड टू हैंड चीजें समझ में आ जाएंगी। ईस्ट्रोजन क्या काम करता है, अगर किसी ने मेरी ओबीजी की क्लास नहीं ली है तो प्लीज गो एंड वॉच, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारी चीजें एकदम सटीक मैंने वहां पे बताई हैं। आपको आलतू फालतू की चीजें जो रामायण होती है मैंने आपको नहीं गाई है वहां पे। वहां पे सिर्फ यही चीजें बताई हैं जो कि एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। आप प्लेलिस्ट में जाओगे आपको ओबीजी के लेक्चर्स वहां पे देखने को मिलेंगे। करीब 30 से 40 वीडियोस हैं, आप उन सारी को देख लोगे 100% आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा ओबीजी की तरफ से, बिल्कुल एकदम आप निश्चिंत हो जाओगे। आगे बात समझ में, तो फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन क्या करवाता है, हमारी सेल की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। तो इनके अंदर क्या देखने को मिलता है बच्चों, कि ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल या सर्विक्स का जो कैंसर होता है, सर्विक्स कैंसर जो होता है वो मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है, समझ में आ गया है मेरे प्यारे लाल लालियों? चलिए, अब मेल के अंदर कौन सा हार्मोन होता है, कि सर टेस्टोस्टेरोन होता है।
कि सर टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है, ये क्या करवाएगा? तो भैया ये प्रोस्टेट कैंसर करवा सकता है, प्रोस्टेट कैंसर करवा सकता है, और ये टेस्टिकुलर कैंसर भी करवा सकता है, टेस्टिकुलर कैंसर भी करवा सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये दोनों की दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको लिख लीजिएगा ताकि आपकी चीज़ें जो हैं वो बहुत आसान हो जाएँ। आगे बात समझ में? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी भी तरह का कोई डाउट यहाँ पे? बहुत बढ़िया, चलें। और अब मैं आपसे जो कुछ बातें करने जाऊँगा वो हम एक्सोजीनस की बातें करेंगे कि सर एक्सोजीनस के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। एक्सोजीनस एक्सोजीनस की मैं बात करूं आपसे तो एक्सोजीनस का मतलब जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर सबसे पहले आता है रेडिएशन। रेडिएशन आपने सभी ने पढ़ा होगा, आप सभी को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। रेडिएशन जो होती है, जो ज़्यादा एक्सपोजर में आते हैं, जैसे लैब टेक्नीशियंस होते हैं, ये रेडियोग्राफर्स जो होते हैं, जो हमारे एक्सरे वगैरह करते हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कैंसर के होने की। उनके अंदर सबसे ज़्यादा कैसी होती है, पॉसिबिलिटी होती है कैंसर के होने की। क्या मेरी बात समझ में आई आप सभी को? मैंने आपको क्या बताया कि रेडिएशंस भी क्या करते हैं, एक्सपोजर, अगर प्रोलॉन्ग्ड कोई एक्सपोजर हो रहा है, लिखेंगे इसके अंदर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, लाइक हम एक्सरेज की बात कर सकते हैं या फिर हम सनलाइट की भी बात कर सकते हैं। अब भैया सनलाइट से भी क्या होता है, कैंसर होने के चांसेस होते हैं। आप धूप में बाहर ज़्यादा देर बैठोगे और रोज बैठोगे तो कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि आप दिन भर धूप में बैठे रहते हो। धूप में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बैठना है, कम से कम बैठना है ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ विटामिन डी मिल सके। आगे बस में, तो आज से धूप में बैठना भी बंद कर दीजिए, काले पड़ जाओगे। ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं, ट्रेडिशंस की बात कर ली हमने, अब हम बात करते हैं हीट की, कि अगर कोई बंदा प्रोलॉन्ग्ड हीट के कांटेक्ट में आता है तो उस कंडीशन के अंदर भी उसको क्या देखने को मिल सकता है बच्चों? उस कंडीशन के अंदर भी उसको क्या देखने को मिल सकता है? कैंसर की कंडीशन देखने को मिल सकती है। ये सिर्फ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ये कॉजेटिव फैक्टर्स नहीं है या एग्जैक्ट कॉज नहीं है। इनसे अनुमान लगाया गया है कि इनसे भी कैंसर हो सकता है। आपने सुना होगा आपने सुना होगा कि ये तो आपने आसपास सुना होगा कि ये तो कुछ भी नहीं खाता था, ना दारू पीता था, ना सिगरेट पीता था, फिर भी इसको कैंसर हो गया, ना गुटखा खाया इसने, फिर भी इसको कैंसर हो गया। तो वो रेडिएशंस की वजह से हुआ है। कहीं न कहीं उसने सनलाइट बहुत ज़्यादा ले ली है, एक्स-रे ले लिया है, कहीं न कहीं रिस्क फैक्टर्स जो है उसको अफ़ेक्ट किए हैं, उनकी वजह से उसको क्या हो गया है, कैंसर की कंडीशन हो गई है। अब मैं आपसे हीट की बात करता हूँ कि हीट के अंदर कौन-कौन सी कंडीशंस देखी जाती हैं। हीट के अंदर 2 कैंसर की बात करेंगे। सबसे पहला होता है कैंगरी कैंसर। कैंगरी कैंसर जो होता है वो कश्मीरी लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो लिखेंगे मोस्ट कॉमन इन कश्मीरी पीपल्स, मोस्ट कॉमन इन कश्मीरी पीपल्स, मतलब जो कश्मीर में लोग रहते हैं उनके अंदर कंगरी कैंसर से होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये कैंसर कैसा होता है? तो कैंसर ऑफ स्क्वामस सेल ऑफ स्किन, स्क्वामस सेल ऑफ स्किन, स्क्वामस सेल ऑफ स्किन का सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा होता है? कि सर कैंगरी कैंसर होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है कि किन लोगों के अंदर पाया जाता है, तो आपको बता देना है। नंबर दूसरे की बात मैं आपसे करता हूँ, इसी के अंदर हीट के द्वारा होने वाला नंबर दूसरा होता है चौटा कैंसर, चौटा कैंसर। चौथा कैंसर क्या होता है? जो लोग सिगार पीते हैं, आपने देखा होगा, जो लोग सिगरेट फूकते हैं, जो सुट्टा पीते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो लोग सिगार पीते हैं, उनके अंदर देखने वाला कैंसर कौन सा होता है? चौथा कैंसर होता है। चौथा कैंसर क्या होता है कि ड्यू टू सिगार, सिगार से होने वाला कैंसर क्या होता है? चौथा कैंसर बोलते हैं। और ये कैंसर कहाँ का होता है? कैंसर ऑफ ओरल कैविटी इन
साउथ इंडियन इन साउथ इंडियन पीपल, जो लोग हैं जो साउथ इंडिया में रहते हैं, लाइक केरला रहते हैं, उधर की साइड जो रहते हैं बच्चे, या फिर हम कह सकते हैं जो उधर की साइड पीपुल्स रहते हैं, उनके अंदर ये कंडीशन ज़्यादा देखने को मिल जाती है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर ही सबसे ज़्यादा देखने को चीज़ें मिलती है चौटा कैंसर की। आगे बात समझ में? चलिए, अगर मैं आपसे यहाँ पे बातें करता हूँ कि सर क्रॉनिक इरिटेशन की वजह से भी हो सकता है, क्रॉनिक क्रॉनिक इरिटेशन की वजह से भी और ट्रॉमा की वजह से भी, अगर आपके मुंह में छाला हुआ और छाला जो है वो पेनलेस है, छाला जो है वो पेनलेस है, काफ़ी दिन से पड़ा हुआ है, तो उसको 100% डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो कैंसर का शिकार हो सकता है। समझ में आ गई बात? वो एक कैंसर का शिकार हो सकता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं बच्चों कि आपको इन चीज़ों से अवेयर रहना पड़ेगा। मैं आपको जब वार्निंग साइंस पढ़ाऊँगा, तो वार्निंग साइंस के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं और वही सारी चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी होती हैं। आगे बात समझ में आई? तो क्रॉनिक इरिटेशन और ट्रॉमा की वजह से कैसे हो सकता है? सबसे पहली बात कैसे हो सकता है? अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया ओरल जो कैंसर होता है, ओरल ओरल जो कैंसर होता है वो कैसा होता है? टोबैको च्यूअर्स की वजह से होता है। कैसे होता है कि टोबैको जो च्यूअर्स होते हैं या टोबैको जो च्युई करते हैं, जो तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं, उन लोगों के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको? ओरल कैंसर देखने को मिलता है। लगातार वो चबाने लगे रहते हैं और घर्षण से क्या होता है? एक सोर डेवलप होता है। एक सोर डेवलप होता है, उस कंडीशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? ओरल कैंसर देखने को मिल जाता है। नंबर दूसरी बात, जो लोग लंग कैंसर कैसे होता है? लंग कैंसर जो होता है वो क्रॉनिक सिगरेट्स स्मोकिंग या क्रॉनिक स्मोकर्स के अंदर देखने को मिल जाता है। जो क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, उनके अंदर क्या देखने को मिलता है आपको? ये कंडीशन देखने को मिल जाती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? यहाँ तक कि क्लास में किसी को कोई डाउट है बच्चों? चलिए, आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करूँ, बायोलॉजिकल फैक्टर्स की अगर मैं आपसे बात करूँ कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होने वाले हैं, सबसे पहली बात अगर मैं किसी बैक्टीरिया की बात करता हूँ, अगर मैं आपसे किसी बैक्टीरिया की बात करता हूँ कि बैक्टीरिया क्या होने वाला है, तो सबसे पहले आपने सुना होगा कि सर हेलिकोबैक्टर पायलोरी होता है। जो एच पायलोरी होता है ना, हेलिकोबैक्टर पायलोरी होता है, जो एच पायलोरी होता है, उसकी कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलता है? वो कौन सा कैंसर कॉज करता है? क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन पूछा गया है कि एच पायलोरी जो फैक्टर होता है, जो बैक्टीरिया होता है, वो कौन सा कैंसर कॉज करता है? तो आपको बता देना है कि सर गैस्ट्रिक कैंसर कॉज करता है, गैस्ट्रिक अल्सर भी कॉज करता है। कौन? हेलिकोबैक्टर पायलोरी। आगे बात समझ में? एच पायलोरी, एच पायलोरी। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? चलिए, अब मैं आपसे कुछ वायरस की बात करूं कि बहुत सारे वायरसेस भी होते हैं। देखो इन चीज़ों को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे जब हम पर्टिकुलर, जैसे हम गैस्ट्रिक कैंसर की बात कर रहे हैं, तो गैस्ट्रिक कैंसर जब हम पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को वापस से भी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आपको घबराना नहीं है कि सर आपने यहाँ पे इतना सही बता दिया, हम आगे कैसे पढ़ेंगे? तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें और भी कवर होंगी। ठीक है बच्चों? तो वायरस की अगर मैं आपसे बात करूँ कि वायरस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, कि सर एक डीएनए वायरस की वजह से हो सकता है, एक आरएनए डीएनए वायरस, जैसे कि मैं आपसे बात करूं हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जो बी हेपेटाइटिस वायरस होते हैं, और हर्पीज वायरस होता है, एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है। ये सारे जो वायरसेस होते हैं इनकी वजह से भी देखने को मिल सकता है। एक होता है आरएनए वायरस, जो आरएनए वायरस होते हैं। हेपेटाइटिस सी की बात कर सकते हैं। हेपेटाइटिस सी जो होता है वो आरएनए वायरस होता है, बाकी जो वायरस होते हैं वो डीएनए वायरस होते हैं। ठीक है बच्चों, हेपेटाइटिस सी की वजह से हो सकता है। ह्यूमन पेपिलोमा जो वायरस होता है ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? ये सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है, सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार
होता है। आगे बात समझ में, और डिटेल में हम पढ़ेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरे दिमाग में आता जा रहा है तो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। बाकी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इटियोलॉजी के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं आपसे फंगस की बात करूं कि फंगस कौन सी हो सकती है, तो आपको बताना है एस्परजिलस। एस्परजिलस फंगस जो होती है, एस्परजिलस जो फंगाई होती है, वो क्या काम करती है मेरे प्यारे बच्चों? एस्परजिलस फ्लैवस, इसका पूरा नाम होता है एस्परजिलस फ्लैवस। ये क्या काम करती है मेरे प्यारे बच्चों? ये ब्लैडर और लीवर कैंसर को कॉज करती है। ये ब्लैडर एंड लीवर कैंसर को कॉज करने का काम कौन करता है? कि एस्परजिलस फ्लैवस करता है। क्या करता है? कि सर एस्परजिलस फ्लैवस करता है। आगे बात समझ में, क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? कंप्लीट है यहाँ तक की बातें? चलिए, और अब मैं आपसे यहाँ पे कुछ केमिकल फैक्टर्स की बात करूँ कि सर हमारे केमिकल फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, कि सर केमिकल फैक्टर्स कौन-कौन से होते हैं। सबसे पहली बात मैं आपसे करता हूँ कि केमिकल फैक्टर्स कौन से हो सकती है, कि सर लेड हो सकता है, हमारा लेड हो सकता है, और हमारा पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं। जो हम खाद यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स जो यूज करते हैं खेतों के अंदर, वो भी कैंसर का कारण बन सकते हैं। आगे बात समझ में, आपने सुना होगा कि पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा कैंसर फैल रहा है। क्यों फैल रहा है? क्योंकि पेस्टिसाइड की वजह से फैलता है। आगे बात समझ में, और इंसेक्टिसाइड्स, तो इनकी वजह से जो फैलने वाला कैंसर होता है, किसी भी केमिकल की वजह से फैलता है, तो उसको बोलते हैं केमिकल फैक्टर्स। अब और एक होता है डाइटरी, डाइटरी फैक्टर्स भी होते हैं। अगर कोई भैया ज़्यादा नमक खाता है, मतलब कि हाई सोडियम डाइट, जो ज़्यादा नमक खाता है उसके अंदर, और लो फाइबर डाइट, अगर लो फाइबर लेते हो तो लगातार आपको कॉन्स्टिपेशन रहने की शिकायत हो सकती है, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से वो कैंसर में तब्दील हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तक की कहानी जो है वो आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। बताइए फटाफट से, अगर यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई हो तो और आगे चीज चलें। देखो इटियोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझना है कि एग्जैक्ट जो कॉज होता है हमारा अननोन होता है। बाकी एंडोजीनस कॉज होता है, एक्सोजीनस कॉज होता है, एज होती है। एज में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई ओल्डर पेशेंट है तो प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और मेलिग्नेंट ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे लिख देना मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंसी होने के चांसेस ज़्यादा, मेलिग्नेंट ट्यूमर ज़्यादा चांसेस होते हैं। यंगर एज है तो यंगर एज के अंदर सार्कोमा ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज का ट्रांसफर होता है उसके अंदर। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है और समझना है। देखो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, सारी चीज़ें आपके हाथ में होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? चलिए, दूसरी बात करते हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा कि किस लोकेशन के कैंसर को क्या बोलते हैं, कि किस लोकेशन के कैंसर को क्या क्या नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहली चीज़ लिखेंगे लोकेशन। सबसे पहला लिखेंगे लोकेशन, 3 कॉलम बनाएंगे, एक होता है विनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, 3 चीज़ें लिखनी है, मैलिग्नेंट लिखना है, विनाइन लिखना है, और लोकेशन लिखनी है। 3 चीज़ें आपने लिख ली। सबसे पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ क्या होगी बच्चों? सबसे पहली चीज़ के अंदर हम लिखेंगे कि अगर मैं लोकेशन की बात करूं कि अगर बोन का कैंसर हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे बिनाइन में? कि सर ऑस्टियो ब्लास्ट इसको बोला जाएगा। क्या बोलेंगे इसको? ऑस्टियो ब्लास्टोमा, इसको बोलेंगे ऑस्टियोब्लास्टोमा। और अगर मैलिग्नेंट कैंसर हो जाएगा तो उसको बोलेंगे ऑस्टियोसार्कोमा, ऑस्टियो सार्कोमा उसको बोलेंगे बच्चों ऑस्टियोसार्कोमा। और बिनाइन बिनाइन ट्यूमर है तो उसको बोलेंगे ऑस्टियोब्लास्टोमा। आगे बात समझ में। नंबर दूसरी बात करता हूँ, कार्टिलेज का अगर कैंसर हुआ है तो कार्टिलेज के कैंसर को हम क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों?
कॉन्ड्रोमा और कॉन्ड्रो सार्कोमा। आगे बात समझ में, इसको क्या बोला हमने, कॉन्ड्रोमा बोला, इसको क्या बोला हमने, मैलिग्नेंट को कॉन्ड्रोसार्कोमा बोल दिया। आगे बात समझ में। अगर मैं आपसे ब्लड की बात करूं तो ब्लड के अंदर, ब्लड का अगर कैंसर होता है तो बिनाइन नहीं होता है, वो सीधा मैलिग्नेंट होता है। वो बिनाइन नहीं होता है, वो सीधा मैलिग्नेंट होता है, क्योंकि ब्लड जो होता है वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, तो उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि सर उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। दूसरा बात होता है हमारी स्केलेटल मसल का। स्केलेटल मसल की अगर मैं आपसे बात करूं तो स्केलेटल मसल का विनाइन जो होता है वो कैसा होता है, रैबिडोमायोमा। रैबिडो रैबिडोमायोमा होता है। और अगर मैं इसकी बात करूं, मैलिग्नेंट कैंसर की बात करूं, तो रैबिडोसार्कोमा होता है। रैबिडोमायो रैबिडोमायोसार्कोमा होता है। आगे बात समझ में, यहाँ तक की बातें कंप्लीट हैं, यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई हैं आप सभी को। बहुत बढ़िया, चलिए। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ, स्केलेटल मसल्स की बात हो गई है, ये चारों जो हैं बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चंस उठ के आते हैं। आगे बात समझ में, यहीं से क्वेश्चंस उठ के आते हैं, तो इनको तो रटना ही रटना है। मैं एडिशनल चीजें और बता रहा हूँ आपको, उनको भी आपको याद करना है, ठीक है बच्चों। एक होता है स्मूथ मसल्स का। अगर स्मूथ मसल का होता है तो उसको बोलते हैं लियो मायोमा। लियो मायोमा। और एक होता है लियो मायो सार्कोमा। लियो मायो सार्कोमा। एक होता है हमारे एडिपोस टिश्यूज का। एडिपोस, जो हमारी जहाँ पे फैट वाली स्किन होती है ना, एडिपोस टिश्यूज का मतलब होता है एक एडिपोस लेयर पाई जाती है, जिसके जहाँ पे मोटा आपका फैट देखने को मिलता है, वहां पे एडिपोस टिश्यूज ज्यादा होते हैं। आगे बात समझ में, ये फैट कंटेनिंग होते हैं, इसीलिए इसको एडिपोस टिश्यूज बोला गया है। और एडिपोस टिश्यूज का विनाइन ट्यूमर क्या कहलाएगा बच्चों, उसको बोलते हैं लाइपोमा। और इसको बोलते हैं लाइपोसार्कोमा। क्या मेरी बात समझ में आई, इसको बोलते हैं लाइपोसार्कोमा। इसको बोलते हैं लाइपोमा और इसको बोलते हैं लाइपोसार्कोमा। क्या मेरी बात आप तक समझ में आ गई है। चलिए, दूसरी बात मैं आपसे करता हूं। अगर किसी भी ग्लैंड का, अगर किसी भी ग्लैंड का अगर क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर होता है, तो उसको बोलते हैं एडिनोमा। अगर कोई ग्लैंड का अगर होता है तो उसको बोलते हैं एडिनोमा। और अगर कोई किसका होता है, मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है ग्लैंड का, तो उसको बोलते हैं एडिनोसार्कोमा। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एडिनो सार्कोमा। उसको क्या बोलते हैं, एडिनो सार्कोमा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है आप सभी को, किसी प्रकार का कोई डाउट है यहाँ पे तक। चलिए, दूसरी बात करता हूँ। स्क्वामस सेल की बात करते हैं कि स्क्वामस सेल का क्या हो सकता है। स्क्वामस सेल का, इसको देखो, नहीं पहले ग्लैंड की बात कर रहे हैं। ग्लैंड का मतलब मैंने आपको बताया कि एडिनोमा होता है और एडिनोसार्कोमा होता है। अब ग्लैंड कौन सी होती है, कि सर लिवर होती है, या फिर लिवर को हम क्या बोलते हैं, हेपेटो साइट बोलते हैं, क्योंकि हेपेटोसाइट जो होती है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है लिवर की। ठीक है, तो हेपेटोसाइट का मतलब होता है एक ग्लैंड होती है, लिवर भी क्या होती है, ग्लैंड होती है, तो ग्लैंड का एडिनोमा होता है, तो हेपेटो एडिनोमा। क्या हो जाएगा, कि हेपेटो एडिनोमा। और इसका क्या हो जाएगा, कि सर हेपेटो एडिनोसार्कोमा। एडिनो सार्कोमा। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है बच्चों, समझ में आ रहा है आप सभी को। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि अगर ब्लड वेसल्स का होता है, अगर ये ब्लड वेसल्स का क्या देखने को मिलता है, बिनाइन ट्यूमर देखने को मिलता है, तो उसको बोलते हैं हेमेंजियोमा।
ठीक है? और अगर मैलिग्नेंट होता है तो उसको बोलते हैं एंजियोमा, एंजियोसार्कोमा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि आपने देखा होगा कि लिम्फ वेसल्स का लिम्फ जो वेसल्स होती हैं, उसका क्या होता है कि सर लिम्फ एंजियोमा होता है और क्या होता है इसका क्या होगा मैलिग्नेंट का कि सर लिम्फो एंजियोसार्कोमा, लिम्फो एंजियोसार्कोमा। इसका क्या होगा कि लिम्फो एंजियोसार्कोमा। आगे क्लियर बात समझ में आ गई है? मैंने आपको जब आपने मेरी ओबीजी की क्लास ली होगी तो मैंने आपको बताया था कि प्लेसेंटा का क्या होता है। अगर प्लेसेंटा का अगर आपको हाइडेटिफॉर्म देखने को मिलता है, हाइडेटिफॉर्म मोल आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब वो बिनाइन ट्यूमर है। आगे बात समझ में? मैंने आपको बताया था इसके अगर आपने क्लास नहीं ली है ओबीजी की तो 100% जाके लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट होने वाली है, अगर आपने नहीं ली है तो। ठीक है, प्लेसेंटा का क्या होता है? बिनाइन ट्यूमर की बात करूँ तो कौन-सा होता है मेरे प्यारे बच्चों? हाइडेटिफॉर्म मोल होता है और अगर आपको मैलिग्नेंट देखना है तो कोरियोकार्सिनोमा होता है। आगे बात समझ में? तो यहाँ तक कि जो हमारे कैंसर्स के टाइप थे कि सर कहाँ का कैंसर कैसा होता है, उस कंडीशन के ऊपर मैंने आपको यहाँ पे बताया है। इटियोलॉजी के बारे में आज हमने क्लास में बात करी है, हमने किसके बारे में बात करी है, हमारे टाइप्स ऑफ लोकेशन के बारे में बात करी है कि कैसे-कैसे कैंसर को क्या-क्या बोला जाता है। बहुत ईज़ी है, एक बार आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टीएनएम क्लासिफिकेशन, वार्निंग साइंस क्या होते हैं, ग्रेडिंग क्या होती है, स्टेजिंग क्या होती है, इन सब के बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।